शाम 4 बजे निर्वाचन आयोग तारीखों का ऐलान करेगा। बिहार चुनाव के साथ ही घाटशिला उपचुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे का वक्त बेहद महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां बिहार में चुनावी तारीखों के ऐलान के साथ शंखनाद होगा, तो दूसरी तरफ झारखंड में घाटशिला सीट को लेकर उपचुनाव कब होंगे इसकी भी चर्चा की जाएगी। इस तारीख का भी ऐलान इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर दिया जाएगा। तो देखिए, रामदास सोरेन के निधन के बाद से ही ये सीट खाली चल रही है और इस पर उपचुनाव कराने अनिवार्य है और इसीलिए उपचुनाव की तारीखों को तय करने के लिए निर्वाचन आयोग ने कुछ वक्त लिया था और इसी वक्त को पूरा करने के बाद निर्वाचन आयोग आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करेगी तो न सिर्फ बिहार के अलग अलग 243 विधानसभा सीटों के चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, बल्कि झारखंड की एक सीट यानी कि घाटशिला सीट पर उपचुनाव कब होंगे इसको लेकर भी चर्चा कर दी जाएगी। बिहार चुनाव के साथ घाटशिला उपचुनाव को लेकर बड़ा ऐलान आज निर्वाचन आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना है। शाम 4 बजे का वक्त तय रखा गया है। शाम 4 बजे ही इसका भी ऐलान हो जाएगा। आपको बता दें कि रामदास सोरेन के निधन के बाद ये सीट खाली हुई है और खाली हुई सीट पर उपचुनाव कराए जाते हैं, लेकिन उपचुनाव की तारीख क्या होगी, कब चुनाव कराए जाएंगे, इसको लेकर चर्चा पहले से ही चल रही थी। लेकिन आज इस पर पुख्ता जानकारी मिल जाएगी कि कब ये तारीख निर्धारित रखी गई है और किस दिन उस सीट पर चुनाव होंगे। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। शाम 4 बजे सबकी निगाहें एक तरफ जहां बिहार की जनता की निगाहें चुनावी तारीखों पर टिकी होंगी राजनीतिक दलों की, तो दूसरी तरफ अगर हम झारखंड की बात करें तो झारखंड भी चुनाव से अछूता नहीं रहेगा, बल्कि उपचुनाव एक सीट पर होने हैं, घाटशिला, और उसी घाटशिला सीट की जानकारी आज दी जाएगी। और देखिए, घाटशिला उपचुनाव से पहले पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया है। न्यूज 18 से बातचीत करते हुए कहा कि घाटशिला उपचुनाव के लिए पार्टी पूरी तरह से तैयार है। वहीं बेटे बाबूलाल सोरेन की टिकट की दावेदारी पर बताया कि दावेदारी पर पार्टी फैसला करेगी। झारखंड बीजेपी इस समय अग्नि परीक्षा से गुजर रही है। बात चाहे प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के चयन की हो या फिर आपको घाटशिला उपचुनाव की, तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हमारे साथ हैं चंपाई सोरेन। दादा, बात करें सबसे पहले घाटशिला उपचुनाव की। आज शाम इसकी घोषणा भी हो जाएगी, तो ऐसे में घाटशिला उपचुनाव को लेकर तैयारी कितनी है और जो पिछली बार बाबूलाल सोरेन आपके पुत्र चुनाव में उतरे थे उसको लेकर दावेदारी कितनी है? देखिए, ये सारी बात हमारा भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष दोनों देख रहा है और ये सबसे बड़ा पार्टी है, एक अनुशासन पार्टी है। समय पर सब कुछ सामने आ जाएगा। चुनाव की तैयारी कितनी है घाटशिला में? चुनाव का तैयारी बहुत अच्छा है। अच्छा, मतलब कि आपके तो पहले से वहाँ पिछली बार चुनाव में बाबूलाल सोरेन उतरे थे और इस बार ये कहा जा रहा है कि बीजेपी के पास बहुत ज़्यादा विकल्प नहीं है बाबूलाल सोरेन का। देखिए, वो पार्टी तय करेगी, है ना। अभी कुछ भी कहना कि पार्टी के अंदर के बात है ना, पार्टी में बैठेंगे, बात उठेगा, बात सामने आएगा। अच्छा, इस सब परिणाम को लेकर तैयारी जो है वो परिणाम में क्या लग रहा है? तो चंपाई सोरेन साहब बता रहे हैं कि जब बात घाटशिला उपचुनाव की हो, फैसला जो उम्मीदवारी का जो चेहरा है वो फैसला सिर्फ पार्टी लगी, लेकिन बात तमाम मुद्दों की हो, तमाम मुद्दों पर चंपाई सोरेन मुखर नजर आ रहे हैं। कैमरामैन संजय तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। और आइए अब जान लेते हैं कि 2005 से अब तक झारखंड की घाटशिला सीट का क्या समीकरण रहा है और कैसे इसकी तस्वीर बदलती हुई नजर आई है। दरअसल साल 2005 विधानसभा चुनाव में इसकी क्या तस्वीर थी, पहले आपको वो बताते हैं। कांग्रेस के प्रदीप बलमूचू की जीत हुई थी और दूसरे नंबर पर निर्दलीय रामदास सोरेन, तीसरे नंबर पर बीजेपी की रामदास हांसदा की जीत हुई। वहीं 2009 विधानसभा सीट की बात कर लें तो वहां पर क्या था चुनावी समीकरण। जेएमएम से रामदास सोरेन की जीत, कांग्रेस के प्रदीप बलमूचू 1192 वोटों के अंतर से हारे
और तीसरे स्थान पर बीजेपी के सूर्य सिंह बेसरा थे। 2014 के चुनाव की बात कर लें तो चुनावी समीकरण यहां पर बदला और बीजेपी के लक्ष्मण टूडू की भारी जीत हुई है। वहीं जेएमएम रामदास सोरेन 6,403 वोटों के अंतर से हार गए और कांग्रेस के सिंड्रेला बलमुचू तीसरे स्थान पर रहे। और चलिए अब ठीक 5 साल बाद की बात करते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो उस दौरान क्या समीकरण रहे वो भी जानिए। जेएमएम के रामदास सोरेन का कमबैक हुआ, बीजेपी प्रत्याशी लखन चंद्र मांडरे को हराया और आजसू से लड़े हैं प्रदीप बलमुचू तीसरे स्थान पर रहे। और 2024 में ये मुकाबला कैसा रहा वो भी जानिए। एनडीए और इंडी ब्लॉक के बीच ये मुकाबला हुआ, यानी कि एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच का मुकाबला बेहद दिलचस्प रहा। रामदास सोरेन और बाबूलाल सोरेन का सामना हुआ और रामदास सोरेन ने महागठबंधन से जीत हासिल की और बाबूलाल सोरेन 22,000 वोटों के अंतर से हार गए और रामदास सोरेन की हाल फिलहाल में ही मौत हो गई। वो अपनी जिंदगी की जंग हार बैठे और उसके बाद ही इस सीट पर आज चुनावी तारीखों का ऐलान हो जाएगा। उपचुनाव को लेकर ऐलान हो जाएगा कि कब किस दिन इस सीट पर चुनाव होंगे। बढ़ते हैं आगे। राजधानी रांची से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां बिहार चुनाव में सीट पर दावेदारी जताने के महागठबंधन में शामिल होने के लिए जेएमएम जुटा हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, जेएमएम की 2 सदस्यीय टीम कल पटना जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 सदस्यीय टीम कल पटना जाने वाली है। वजह है बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम अपनी दावेदारी करना चाहता है। मंत्री सुदीव्य कुमार सोनू और प्रदेश महासचिव विनोद पांडे का नाम शामिल है और दोनों नेता पटना में महागठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा करेंगे। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव के लिए 12 सीटों की मांग की है और इनका कहना है कि हम रिजिड होकर बैठक करने जा रहे हैं। बातचीत से जो भी हल निकलेगा हम लोग उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं। हालांकि हमें ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने की उम्मीद है। 7 तारीख को हम लोग शाम में गठबंधन के साथियों के साथ में वहाँ पर बैठेंगे और संभवतः तेजस्वी जी के आवास पे ही ये बैठक होगी। तो हमको लगता है कि उसके बाद हम लोग जब बैठेंगे तो अपनी बात हम रखेंगे गठबंधन के साथियों के साथ में और उसके बाद में जो भी निर्णय होगा उस निर्णय से हम लोग अवगत करा देंगे। और इधर बिहार में चुनाव से पहले इंडी गठबंधन सीट शेयरिंग पर चर्चा कर रहा है। जेएमएम ने विधानसभा चुनाव के लिए 12 सीट की मांग की, जिसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि हमारा मकसद ये नहीं कि कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, हमारा मकसद है कि बिहार में हमारी जीत हो जाए। बीजेपी ने जेएमएम की मांग पर तंज कसते हुए कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अनुकंपा के आधार पर सीट मांगने के लिए बिहार जा रहे हैं। अब इन्हें आरजेडी के कोटे से सीट देने की बात हो रही है। मांग तो हमारी 12 सीटों की है, परंतु जब विचार विमर्श होगा, अंतिम निर्णय पर जब पहुंचने की बात होगी, विनेबिलिटी फैक्टर पर चर्चा होगी, तो उसमें कुछ फेरबदल भी हो सकता है। हम कोई बहुत रिजिड होकर बैठक में शिरकत करने नहीं जा रहे हैं। हाँ, लेकिन हमारा वहाँ जनाधार है, उसका लाभ पूरे इंडिया गठबंधन को मिलेगा। देखिए, हमें लगा था झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडी अस्मिता का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन ये तो अनुकंपा के आधार पर सीटें मांगने चले गए। जिस समय सर्वदलीय बैठकें हो रही थी, कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी थी सभी दलों का, तो इनको दरकिनार रखा गया था और अब राजद के कोटे से इनको सीटें देने की बात हो रही है। यानी राजद अपने कोटे से 1-2 सीट दे दे तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत होगा। कहाँ साहब, आप 12 सीटें मांग रहे थे, आप स्टीयरिंग कमेटी में रहने की मांग कर रहे थे महागठबंधन की बिहार में, सब जगह आपको बेआबरू करके आप उनके कुचे से निकाल दिया गया। महागठबंधन के अंदर कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा ये अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि तमाम घटक दल 243 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे और जब 243 सीटों पे हम पूरी मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगी तो स्वाभाविक तौर पे हमारा मकसद है लोकतंत्र को बचाना, हमारा मकसद है नया बिहार बनाना। जिस बिहार में युवाओं के रोजगार की बात होगी, जिस बिहार में महिलाओं के सम्मान की बात होगी, जिस बिहार में किसानों के चेहरे पे खुशहाली की बात होगी। और देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी पूरी ताकत झोंकने की तैयारी में जुटा है। झारखंड बीजेपी भी बिहार विधानसभा में
अपनी सहभागीदारी निभाने को तैयार है। झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि हमारे सभी कार्यकर्ता बिहार जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हमने कार्यकर्ताओं से कहा है कि चुनाव की घोषणा के बाद वो बिहार जाएं और अपने सहयोगियों की मदद करें। बाबूलाल मरांडी ने बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने का दावा भी किया। सबको नहीं भेजा जाता है, जिनकी जहां आवश्यकता समझी जाती है, लेकिन तब भी मैंने सबों से कहा है कि जो बिहार मूल के जो लोग यहाँ रहे हैं, तो हमने कहा कि कम से कम जब चुनाव की घोषणा हो जाए और उस तिथि देख करके 2-4 दिन पहले चले जाना वहाँ। आपका वोटर तो नहीं होगा, लेकिन जो वोटर हैं उन लोगों को आप लोग वोट डलवाने का काम करेंगे। बिहार में उम्मीद करते हैं कि इस बार फिर से बिल्कुल, इसमें कहीं कोई शक नहीं है भाई। फिर से सरकार बनेगी, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और राजधानी रांची से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। झारखंड कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नियुक्ति में कई त्रुटि, कई जिले के अध्यक्ष बिना प्राथमिक सदस्य के जिला अध्यक्ष बनाए गए। हाल ही में कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद जिला अध्यक्ष बना दिए गए। कई जिले में बिना आवेदन के लिए ही कांग्रेस ने उन्हें अध्यक्ष बना दिया। कांग्रेस के इस फैसले के बाद कई जिलों में विरोध शुरू हो गया है। कोडरमा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए। रामगढ़ जिले में सक्रिय कार्यकर्ता कांग्रेस से इस्तीफा दे रहे हैं। सूत्रों की माने तो बड़े नेताओं की पैरवी पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, जिसके बाद ये विरोध शुरू हो गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांग्रेस जिला अध्यक्ष नियुक्ति पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कई जिले में नियुक्ति पर सवाल खड़े किए गए। बताया जा रहा है कि बड़े नेताओं की पैरवी की वजह से कुछ लोगों का चयन कर उन्हें जिला अध्यक्ष बना दिया गया है और ऐसे में काफी सक्रिय कांग्रेस के कार्यकर्ता अब पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं और इस पर विवश हो गए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको राजधानी रांची से बता रहे हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष नियुक्ति को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। कई जिले में नियुक्ति पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, बिना प्राथमिक सदस्य के बनाए गए हैं जिला अध्यक्ष। बिना आवेदन लिए कई जगह पर जिला अध्यक्ष बना दिए गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में तो पुरानी कहावत है ना, खाता ना बही, जो राहुल गांधी कहे वही सही। अध्यक्ष कोई भी हो, होता वही है जो राहुल गांधी चाहते हैं। अब जिला अध्यक्षों में भी विरोध के स्वर फूट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोगों को बना दिया गया जिन्होंने आवेदन तक नहीं दिया था, जिनकी इच्छा नहीं थी, जिनसे पूछा नहीं गया था। बहुत सारे ऐसे लोगों को बना दिया गया जिनका कार्यकाल असफल रहा, जिन पे प्रभारी ने प्रतिकूल टिप्पणियां की थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस चल रही है। यहाँ बेहतरनी पर सवाल है। आला कमान का जो डिसीजन है वो सर्वमान्य है। हर तरह अब उन्होंने सोच समझ के एआईसीसी से लोगों को भेजा था पर्यवेक्षक के रूप में। उन लोगों की जो रिपोर्ट हुआ उस आधार पर लोगों ने बनाया है। ये सबका प्रोसेस बहुत इंटेंसिव प्रोसेस है। एआईसीसी बहुत सीनियर आदमी का एआईसीसी ऑब्जर्वर बना। उन लोग बहुत सब ब्लॉक का विजिट कर दिया, सब कैडर्स का उनका सुझाव ले लिया। लेने के बाद उन लोग रेकमेंड किया। ये उन लोग रेकमेंड कर रहे हैं तो ये इस तरह का प्रश्न नहीं आएगा। और बड़ी खबर बोकारो से, जहां के बोकारो थर्मल में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के अध्यक्ष और विधायक जयराम महतो ने एक सभा को संबोधित करते हुए बेहद गंभीर और बड़े आरोप लगा दिए। डुमरी विधायक जयराम महतो ने आरोप लगाया कि वही कोयलांचल है जहां से मेरे नाम की 1.5 करोड़ की सुपारी दी गई थी। ये लोग शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर मुझे हटाने की तैयारी कर रहे हैं और ये बड़े आरोप उनकी तरफ से लगाए गए हैं, जिसको लेकर फिलहाल जांच चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बोकारो से। इसी कोयलांचल से हमारे नाम से 1.5 करोड़ का सुपारी दिया गया था, लेकिन जिसको दिया गया उस शूटर ने क्या कहा मालूम है कि जयराम महतो में हम अपना बचपन देखते हैं, हम ये सुपारी नहीं लेंगे। 1.5 करोड़ का सुपारी सिर्फ इसलिए गया था कि ये सब पे बात करता है, ये कंपनी पे बात करता है, कोयला पे बात करता है, ये करप्शन पे बात करता है। तो क्या लगता है कि इनको हमारे शब्दों से, हमारे विचारों से, हमारी आवाज से इनके पेंट गिली नहीं हो रही है? ये तैयारी कर रहे हैं, ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि शक्तिनाथ महतो की तर्ज पर इसे हटा दिया जाए। ये इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि हमें ठिकाने लगा दिया जाए।
और देखिए, जेएलकेएम के विधायक जयराम महतो के नाम 1.5 करोड़ की सुपारी देने वाले आरोपों के बाद झारखंड में अब सियासी सरगर्मी तेज है। मामले पर जेएमएम ने कहा कि अगर जयराम महतो को धमकी मिली और उन्हें पता है कि धमकी दी गई तो इस मामले पर संज्ञान प्रशासन को लेना चाहिए। ये हेमंत सोरेन की सरकार है, दोषियों को बख्शा नहीं जाता है। साथ ही कांग्रेस ने उनके प्रति संवेदना जताई। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस सरकार में विधायक ही सुरक्षित नहीं तो आम जनता क्या सुरक्षित रहेगी। जयराम महतो जी के संज्ञान में अगर ये बातें हैं तो उन्हें लिखित रूप से जिला प्रशासन को देना चाहिए। पुलिस प्रशासन के संज्ञान में अगर ये बातें आ जाएंगी तो यह झारखंड है, हेमंत सोरेन की सरकार है। यहाँ न किसी को बख्शा जाता है, न किसी को बेवजह फंसाया जाता है। अपराधियों पर त्वरित कार्रवाई होती है। और अगर उन्हें यह शंका है, अगर उनके मन में इस प्रकार का संचय है, उनको कहीं सूत्रों से यह पता चला है, तो स्वाभाविक तौर पे वो कानून का सहारा लें, प्रशासन का सहारा लें और प्रशासन पूरी निष्पक्षता के साथ जांच करेगी। और जांच में अगर कोई भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कानून का राज है इस राज्य में। तो जब एक विधायक आरोप लगा रहे हैं कि उनको जान पर खतरा है तो ये सरकार के लिए अच्छे संकेत नहीं है। जब एक विधायक इस सरकार में सुरक्षित नहीं है तो आम लोगों की क्या स्थिति है। लेकिन फिलहाल जयराम महतो की सुरक्षा को सुदृढ़ करना चाहिए और ये थ्रेट को न्यूट्रलाइज करना चाहिए। झारखंड की सियासत में इस समय सारंडा को लेकर काफी चर्चाएं हो रही है। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने भी इस मामले को लेकर मुखर होते हुए अपना बयान दिया। मधु कोड़ा ने राज्य सरकार पर इस मामले में उदासीन रवैया अख्तियार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद राज्य सरकार सारंडा को लेकर हरकत में आई है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और प्रेशर पॉलिटिक्स करने का आरोप भी लगाया। उन्होंने कहा कि मेरे मुख्यमंत्री काल के दौरान भी कांग्रेस ने मुझ पर दबाव डाला था। की राजनीति में इस समय सारंडा की काफी चर्चा है। यानी सारंडा वन्य जीव को अभयारण्य बनाने को लेकर जो सरकार प्रयास कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में तमाम चीजों को लेकर चर्चा के लिए हमारे साथ हैं झारखंड के निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे, जिन्होंने रिकॉर्ड भी बनाया था, मधु कोड़ा जी हमारे साथ हैं। कि जिस तरीके से अभी सारंडा को लेकर चर्चा है, क्या लगता है कि सरकार की ओर से सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं? झारखंड सरकार की ओर से जो सारंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी घोषित करने के लिए जो भी माननीय न्यायालय से आया है, अभी इस संबंध में राज्य सरकार बिल्कुल ही सूता हुआ था। जब पता चला, जब अंतिम समय में कि आपके ऊपर में कार्रवाई किया जाएगा राज्य सरकार के ऊपर में, तब अनंतपुरा में जाकर के सारंडा जंगल में मीटिंग कर रही है। तो ये पता लग रहा है कि वो लोग पब्लिक ओपिनियन बना रहा है कि नहीं हमको सेंचुरी चाहिए कि नहीं चाहिए। अब पब्लिक ओपिनियन वहाँ पर जो है, वहाँ पर लोग चिंता है सरेंडी या वहाँ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाने की बात जो है, निश्चित रूप से इस पर संरक्षण होना चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन या प्रश्न ये है कि उस सरांडा में जो वहाँ लाखों लोग रह रहे हैं, जो खेत बना के रह रहे हैं, अभी भी वहाँ का वन पट्टा नहीं मिला है, तो उन लोगों का क्या होगा? आप निर्दलीय मुख्यमंत्री रहे थे तो कांग्रेस ने भी समर्थन दिया सरकार को। आज भी कांग्रेस जो है वो वास्तव में सरकार के साथ है। तो क्या कांग्रेस के बारे में जो कहा जाता है प्रेशर पॉलिटिक्स देती है, क्या ऐसा है? कांग्रेस बिल्कुल ही व्यक्तिवादी संगठन है, व्यक्ति की पूजा होता है, देश से कोई मतलब नहीं है। तो मधु कोड़ा जिन्होंने तमाम चीजों को लेकर के अपने मुख्यमंत्री, जो निर्दलीय मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने काम किया, कांग्रेस पर जोरदार निशाना साधा। साथ ही सारंडा को लेकर उनकी नीति क्या है, सरकार की नीति क्या है, उस पर भी मुखर रहे। कैमरामैन संजीत तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। और जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां KNS 33 के पांडे कॉम्प्लेक्स में देर रात रियल एस्टेट कारोबारी के ऑफिस पर बदमाशों ने फायरिंग की और लगभग 8 से 9 की संख्या में पहुंचे युवकों ने 2 से 3 राउंड फायरिंग की है, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल हो गया। बदमाश कार्यालय में तोड़फोड़ करने के बाद मौके से फरार हो गए। कारोबारी के भाई ने फायरिंग करने के आरोप साजन ग्रुप पर लगाए हैं। सूचना मिलते ही उलीडी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस आसपास में लगे सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। सोनू शर्मा और साजन के बीच विवाद को लेकर इस घटना को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही है। और गिरिडीह से एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। मामूली विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हुई। बच्चों के मामूली विवाद में झड़प हुई है। दोनों पक्ष के लोग ईंट पत्थर पर
चले और दोनों पक्षों के बीच चाकूबाजी भी हुई है। चाकूबाजी में 3 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घटना के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। डीएसपी ने स्थिति को नियंत्रण में लिया और भुट्टी बाजार का ये मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मामूली विवाद में झड़प हुई है, ईंट पत्थर चलाए गए हैं, चाकूबाजी भी हुई है। दोनों पक्षों की ओर से चाकूबाजी भी की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। जमशेदपुर से बड़ी खबर, मानगो डिमना रोड पर गोलीबारी हुई है। 2 बदमाशों ने 5 से 8 राउंड फायरिंग की। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। अपराधी टेका चौधरी ने गोलीबारी की। 2 गैंग के बीच विवाद का मामला। इस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। और लातेहार से बड़ी खबर आ रही है। तेतरिया खांड कोयला साइडिंग में फायरिंग में एक कर्मी को गोली लगी। प्राथमिक उपचार के बाद रिम्स रेफर किया गया। 2 अज्ञात बदमाशों ने घटना को अंजाम दिया। कुख्यात गैंगस्टर राहुल दुबे का नाम सामने आ रहा है। इस मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। चंदवा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अगली बड़ी खबर बोकारो से, जहां एक मेडिकल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में महिला की मौत के बाद परिजनों ने जबरदस्त हंगामा किया है। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करते हुए डॉक्टर्स पर लापरवाही के आरोप लगाए। परिजनों ने यह बताया कि महिला को गैस्ट्रो संबंधित परेशानी थी, जिसके चलते उसे अस्पताल में भर्ती किया गया था। पहले डॉक्टर ने दवाई से समस्या को ठीक करने की बात कही, लेकिन ऑपरेशन के बाद महिला की मौत हो गई। अब परिजनों की मांग है कि डॉक्टर पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाए। सूचना पर पुलिस पहुंची और फिलहाल मामले को शांत कराने में जुटी है और जांच भी की जा रही है। जब 9 बजे नहीं निकला तो हम लोग बार बार पूछना शुरू किए कि भाई क्या हुआ, कोई दिक्कत हुआ क्या, हड़बड़ाहट शुरू हो गया भाई सबको। तो उन्होंने कहा नहीं सब चीज ठीक है। सो डॉक्टर लंच में, पूरी आशंका है कि उन्होंने ऑपरेशन के दौरान ही कुछ ऐसा गलती किया, चाहे वो एनेस्थीसिया में हो या इनको ऑपरेशन के दौरान इन्होंने उसी समय कुछ गलत कर दिया। उनका वो इलाज के दौरान मृत्यु हो गया। उनके परिजन वहाँ पे हालांकि इन लोग का प्रशांतित होना है। इनका आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही से इनकी मृत्यु हो गई। वहीं चाईबासा और उड़ीसा के क्योंझर जिले के सीमावर्ती जंगल से एक भावुक कर देने वाली तस्वीर सामने आई है, जहां पिछले करीब 10 दिन से एक शिशु हाथी जख्मी है। उसके बाएं पैर में गहरा जख्म है, वहीं लंगड़ाकर वो चल भी रहा है। लेकिन सबसे खास बात ये रही कि 27 हाथियों का झुंड उस घायल बच्चे की देखभाल कर रहा है। हाथी ना उसे छोड़ रहे हैं, ना कहीं जाने देते हैं। ये नज़ारा बताता है, ये दिखाता है कि जानवरों में भी इंसानों जैसी संवेदनाएं हैं और सामाजिक जुड़ाव भी होता है। वहीं वन विभाग की टीम इस मौके पर लगातार निगरानी कर रही है। ड्रोन कैमरे, एलिफेंट स्क्वाड और गज साथी टीम की मदद से झुंड की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, जिससे जल्द बच्चे हाथी का इलाज किया जा सके। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी